Hello everyone, welcome to my YouTube channel, myself Aditya, and today I am here to start my new chapter of class 8 NCERT of Mathematics, chapter 10, which is understanding quadrilateral. I hope वीडियो की विजिबिलिटी क्लियर होगी एंड आज हम जैसा कि आपको पता है कि हमारा क्लास 8 का 10th चैप्टर जो कि है हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल विच इज़ टफ भी लगता है बट ये बहुत आसान चैप्टर है। हम डे 1 के साथ शुरुआत करते हैं जो कि हमारा क्वाड्रिलेटरल एंड आवर टारगेट इज एम इज 100 आउट ऑफ 100। तो चलो शुरू करें। अब देखो क्वाड्रिलेटरल समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक दैट कर्व, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व एंड सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब इनमें डिफरेंस पता है क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब ये तीन नाम दिए। कर्व मतलब क्या होता है? एनीथिंग लाइक दैट। मैंने एक मार्कर लिया, विदाउट लिफ्टिंग मैं मार्कर मैंने कुछ बना दिया, दिस इज अ कर्व। ये क्या है? दिस इज अ कर्व। वही बात है ओपन कर्व। ओपन कर्व मतलब कि जिस जैसा कर्व वो ओपन हो, मतलब क्लोज ना हो, जैसे कि ऐसे ये ओपन है, क्लोज नहीं है, ये बंद नहीं है। बट द क्लोज्ड कर्व इज दैट कर्व व्हिच इज क्लोज क्लोज क्लोज। ये है, इसको कंप्लीट करना है तो ऐसे क्लोज्ड, ये क्लोज्ड कर्व हो गया। एंड व्हाट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व? सिंपल क्लोज्ड कर्व ऐसा क्लोज्ड कर्व होता है व्हिच इज जो लाइन सीक्वेंस से बनता है विदाउट इंटरसेक्टिंग। अब क्लोज कर्व को तो मैं ऐसे ही बोल दूंगा लाइक दिस दिस दिस। ये क्लोज कर्व है क्लोज कर्व, सही बात है। इट इज इंटरसेक्टिंग, सॉरी, इट इज इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। बट इन सिंपल क्लोज्ड कर्व में हमारे पास कोई भी लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट नहीं करता, लेकिन वो क्लोज होता है लाइक दैट दिस। दिस इज अ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, और भी मान लो कि मैं ऐसे बना दूं, क्या इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन क्या ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है? क्या ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है? तो हाँ, बिल्कुल है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो हमने यहाँ पे ओपन कर्व समझ लिया, क्लोज्ड कर्व एंड सिंपल क्लोज्ड कर्व ये भी समझ लिया। एक और छोटा सा पॉइंट है अबाउट पॉलीगन। पॉलीगन पता है क्या होता है? पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अब तुम बोले भैया जी इतना अंग्रेजी समझ में आता नहीं है, और मुझको भी पता है इतना अंग्रेजी मुझको भी समझ में आता नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक इसमें लिखा है कि ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जो किससे लाइन सेगमेंट से बने, किससे बने लाइन सेगमेंट से बने, किससे बने लाइन सेगमेंट से, मतलब कि ये एक कोई पॉलीगॉन नहीं है। ये पॉलीगॉन कभी भी एक लाइन सेगमेंट से। अब लाइन सेगमेंट पता है क्या होता है? लाइन सेगमेंट जो ऐसे होता है, तीन लाइंस होती हैं, आपको एक्सप्लेन कर देता है। हमें छोटी बचपन वाली क्लासेस पढ़ी है कि ये एक क्या है, ये एक लाइन है, ये क्या है, ये एक रे है, ये क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट, मतलब कि इसकी लेंथ इतनी ही होगी। अब आई होप इतना से तुमको समझ में तो आ ही गया होगा कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, कि ये लाइन सेगमेंट क्या होता है। अब लाइन सेगमेंट जैसे कि ये क्या एक लाइन सेगमेंट से बना है, तो हाँ ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट। अब क्या मैं इसको नेमिंग कर सकता हूँ? A B C। सो इन दिस फिगर
AB is a line segment, BC is a line segment and CA या फिर AC कुछ भी बोलना है बोलो, it is a line segment. लाइन सेगमेंट है. Am I right? Am I right? इसका मतलब कि ये सारे जो है these all are the line segments. अभी लाइन सेगमेंट से बना है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है. क्या ये इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है. इसका मतलब कि ये पॉलीगॉन है. क्या ये पॉलीगॉन है? तो पॉलीगॉन की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. पॉलीगॉन की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. एक दो. पहली बात की हो तो एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होना चाहिए. अब सिंपल क्लोज्ड फिगर पता है कैसा होता है? जो इंटरसेक्ट नहीं करता है और क्लोज होता है. दूसरी बात कि ये क्या होना चाहिए? लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए. लाइन सेगमेंट से. It should be made up of a line segment. अब सिंपल क्लोज्ड कर्व, अब इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? सिंपल क्लोज्ड की प्रॉपर्टी होती है कि पहली बात कि ये तो एक क्लोज्ड कर्व होना चाहिए. ये क्या होना चाहिए? क्लोज्ड कर्व. दूसरी बात, क्लोज्ड कर्व के साथ साथ होने के बाद और ये क्या होना चाहिए? What it should be? क्लोज्ड कर्व तो होना ही चाहिए. क्लोज्ड कर्व तो होना ही चाहिए. बट और ये क्या होना चाहिए? इंटरसेक्ट जो है, इंटरसेक्ट करना चाहिए. नहीं करना चाहिए इंटरसेक्ट. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंपल क्लोज्ड कर्व. और आई होप आपको पॉलीगॉन समझ में आ गया हो. अब यहीं से एक कहानी शुरू होती है. यहीं से एक बहुत मस्त वाली कहानी शुरू होती है कि जो पॉलीगॉन थे वो पापा जी थे किसके? इनके दो बेटे थे. पॉलीगॉन के कितने बेटे थे? दो बेटे थे. पहला जो बेटा था वो था कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. दूसरा जो बेटा था वो कौन सा था? कॉनकेव पॉलीगॉन. कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड देन कॉनकेव पॉलीगॉन. कॉन्वेक्स और कॉनकेव में अंतर क्या होता है? इसमें जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे लेस देन 180 डिग्री होते हैं. कितने? ऑल इंटीरियर एंगल्स. ऑल इंटीरियर एंगल्स. और इसमें ग्रेटर देन 180 डिग्री. और इसमें ओनली वन एंगल ओनली वन एंगल. केवल एक ही एंगल होता है इसमें. समझ में आया कॉन्वेक्स और कॉनकेव में अंतर? ये था हमारा इसका डिफरेंस. अब तुम बोलोगे भैया जी इतना हमको समझ में नहीं आता है. तो इसके लिए मैं एक फिगर बनाना चाहता हूँ. यहाँ भी फिगर बनाना चाहता हूँ. अब तुम्हारा काम क्या है? कमेंट बॉक्स में जाना है. चलो कमेंट बॉक्स में तो नहीं हो पाएगा, इसको तो मुझे बताना पड़ेगा. अब एक और पॉलीगॉन का फिगर कैसा हो जाएगा? क्या मैं ऐसे पॉलीगॉन का फिगर बोल सकता हूँ? क्या पॉलीगॉन का ही बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता हूँ. लाइन सेगमेंट से बना है, इसका मतलब पॉलीगॉन नहीं है. अब कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा? 180 डिग्री से कम. क्या ये पॉलीगॉन है? बिल्कुल है. ये पॉलीगॉन बिल्कुल. क्यों? देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है. सब 90 है, 90 है, 90 है, 90 है. इसका मतलब 180 से कम है, 180 से कम है. तो क्या ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है? इसमें एक जो होता है ऐसे, ये देखो भाई, ये क्या है भाई? ये हमारा 180 से ज़्यादा है. 180 डिग्री से ज़्यादा है. और इसमें क्या था भाई? इसमें जितने भी एंगल बन रहे थे वो 180 से कम बन रहे थे या फिर 180 बन रहे थे. समझ में आया? 180 बन रहे थे, 180 से कम. 180 से कम ही होना चाहिए बेसिकली. तो ये क्या हो गया? एक कॉन्वेक्स. अब एक और पॉलीगॉन आता है. दो टाइप्स और आते हैं. एक होता है हमारा रेगुलर पॉलीगॉन और एक होता है इररेगुलर पॉलीगॉन. एक होता है रेगुलर पॉलीगॉन, एक होता है इररेगुलर पॉलीगॉन. अब इससे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ. इसमें एक और पॉइंट है कॉन्वेक्स में और कॉनकेव में. कॉन्वेक्स में और कॉनकेव में एक और पॉइंट है कि इसमें डायगोनल का पॉइंट है कि भाई तुम इसमें एक चीज़ देख सकते हो कि कॉनकेव पॉलीगॉन में डायगोनल बाहर बन रहा है. कहाँ बन रहा है? डायगोनल बाहर. लेकिन क्या इसमें डायगोनल, इसमें जो होता है डायगोनल आउटसाइड नहीं बनता है. डायगोनल आउटसाइड नहीं बनता.
इसमें डायगोनल आउटसाइड नहीं बनता है, बट इसमें जो डायगोनल होता है, इसमें जो डायगोनल होता है वो आउटसाइड, इसमें वो जो डायगोनल होता है आउटसाइड बनता है। यही दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो डायगोनल, और यहाँ पे देखो डायगोनल, अंदर ही बन रहा है, बाहर बन नहीं रहा है। और इसमें तो कभी कभी बनता ही नहीं है भाई, सच बात बोलो तो बनता ही नहीं है कभी कभी। किसमें? इसमें ही नहीं बनता है ना। कहाँ डायगोनल, कहाँ बताओ, कहाँ डायगोनल बनेगा? नो डायगोनल, नो डायगोनल। तो ये सारे हमारे कुछ मुख्य केसेस हैं, ये एक्सेप्शन है। क्या है? अब तुम बोले भाई केमिस्ट्री का एक्सेप्शन भैया जी आप इसमें क्यों ला दिए भैया कि इसके बाद डायगोनल नहीं होता है, इतने एक्सेप्शन पढ़ के पागल हो जाएगा ना। तो मैंने बोला ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलो अब हम समझते हैं रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर में एक बात होता है कि इसमें जो, मान लो कि मैंने कोई क्लोज फिगर लिया है ना, क्या लिया मैंने? क्लोज फिगर लिया। तो उसमें जो एंगल्स होते हैं और जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं? उसमें जो एंगल्स होते हैं, उसमें जो एंगल्स होते हैं और जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वी एंगुलर और इक्विलेटरल। रेगुलर में क्या होता है? इक्विलेटरल, इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर एंड इक्वी एंगल। लेकिन इसमें और इसमें ये दोनों ही बातें नहीं होती हैं। इरेगुलर में दोनों चाहिए नहीं। क्या आपके में इरेगुलर और इरेगुलर दिया है? तो हम बिल्कुल दिया है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। पहले रेगुलर करें, पहले हम रेगुलर करें। रेगुलर का क्या एग्जाम्पल है और इरेगुलर का क्या एग्जाम्पल? रेगुलर में पहली बात की इक्विलेटरल है और इक्वी एंगुलर है। तो क्या ये एक ट्राइंगल है? ये ट्राइंगल है। तो क्या ये इक्वी एंगुलर? अब हम सबको पता है, हमने क्लास 7 में पढ़ा है कि ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? 180 डिग्री के बराबर, और 3 साइड है, 3 से डिवाइड करेंगे तो सारे 60 डिग्री के होंगे। 60 डिग्री ये, 60 डिग्री ये एंड 60 डिग्री ये। अब इसमें क्या बात है? इक्विलेटरल है। अब 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं, मैं इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल सकता हूँ। तो ये एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और इक्विलेटरल भी होता है और इक्वी एंगुलर भी होता है। इक्विलेटरल भी होता है, इक्वी एंगुलर भी होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो क्या, हाँ तुमसे सवाल है यार, क्या ये एक इक्वी, क्या ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है? क्या ये एक कैसा शेप है? रेक्टेंगल का है। तो क्या एक रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगॉन होता है? तो तुम में से 90% बच्चे बोलेंगे, 90% बच्चे बोलेंगे कि हाँ भाई, हाँ भैया जी ये एक रेगुलर पॉलीगॉन होता है, ये एक रेगुलर पॉलीगॉन होता है। लेकिन मैं बोलूँगा ये एक रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होता। अब देखो कैसे, ध्यान से देखो। इसमें भाई 90 डिग्री है ये, ठीक है, ये भी 90 डिग्री है, बहुत बड़े, सब 90 डिग्री है, सारे एंगल 90 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से 360। इसका मतलब कि इसका एक पॉइंट तो क्लियर होगा कि एक इक्वी एंगुलर है, इक्वी एंगुलर है। तो एक प्रॉपर्टी से हमको मतलब नहीं है, हमको दोनों प्रॉपर्टी चाहिए, हमको ये दोनों प्रॉपर्टी चाहिए। इतना बात याद रखना, कान खोल के समझना कि 2 प्रॉपर्टीज या फिर 2 पॉइंट्स इम्पोर्टेंट, 2 पॉइंट्स इम्पोर्टेंट, ये बात समझ लेना। अब यहाँ पे इसके पास है, लेकिन अगर रेक्टेंगल की बात की जाए तो अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर है तो ये भी साइड 5 सेंटीमीटर होगा, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी ना होगा कि ये 5 तो 5.5 हो जाएंगे। रेक्टेंगल में होता ही नहीं है ऐसा प्रॉपर्टी, जो हमें पढ़ा है, हमने वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है। लेकिन वही अगर स्क्वायर देखें तो स्क्वायर का तुम कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या एक स्क्वायर रेगुलर है या फिर इरेगुलर है, क्या एक पेंटागन रेगुलर है कि इरेगुलर है ना। अब ये काम तुम्हारा है। अब देखते हैं हम इरेगुलर कुछ पॉइंट्स। तो इरेगुलर में हमारा सबसे पहला एग्जांपल तो आ ही गया रेक्टेंगल, सबसे पहला हमारा एग्जांपल तो रेक्टेंगल आ ही गया। और क्या होता है? ट्रेपेजॉइड हो सकते हैं,
क्या एक ट्रेपेजियम है? बिल्कुल है। इसका जिंदगी नहीं है भाई, ये ट्रेपेजियम मतलब जिंदगी वो ट्रेपेजियम है, देख रहे हो, ट्रेपेजियम है। और इसकी ये साइड अनइक्वल है, ये अनइक्वल है, देख रहे हो। तो यही सारी कुछ कुछ पॉइंट्स है। रोम्बस का भी वही हाल है, इसका रोम्बस का, पैरेललोग्राम का भी वही हाल है, रोम्बस का भी वही हाल है, काइट का भी वही हाल है। अब तुम्हारे एक और काम है कि इरेगुलर के एग्जाम्पल बताओ। कमेंट बॉक्स में इरेगुलर के एग्जाम्पल्स बताओ इन कमेंट। ओके, मुझे इसके आंसर चाहिए। अब आई होप तुम्हें बेसिक पॉइंट तो क्लियर हो ही गया होगा। तब तक नोट करो, इसके बाद हम बढ़ते हैं कुछ फॉर्मूलाज पे, उसके बाद एक्सरसाइज की जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ध्यान से समझना, अब क्या समझना, अब ध्यान से समझना। तो अब देखो फॉर्मूलाज पर, किसपे? फॉर्मूलाज पे हम समझेंगे कि फॉर्मूलाज का जनरेशन कैसे हुआ, फॉर्मूलाज का न्यू जनरेशन, फॉर्मूला आए कैसे। अब क्या हम एक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, क्या हम फॉर्मूला क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं? और क्वाड्रिलेटरल क्या है? पॉलीगॉन है। क्या क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन है? यस और नो? नहीं यार, क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड पॉलीगॉन होता है। क्या होता है? पहली बात, ये 4 साइड का होता है, टोटल इसके 360 डिग्री होते हैं, बाकी तो बन जाएंगे 90 डिग्री, 90 एक में बन जाए, सारे एंगल 4 होते हैं तो चारों में 90 डिग्री बन जाएंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया? 4 साइडेड पॉलीगॉन। ये क्या हो गया? 4 साइडेड पॉलीगॉन। और इसी 4 साइडेड पॉलीगॉन का नाम कह दिया गया क्वाड्रिलेटरल। और 9th में इसको और डीपली पढ़ना है, तो अभी समझ लो थोड़ा बेसिक इसका। अब इतना समझ में आ गया तो मैं एक इधर साइड एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर देता हूँ। चलो पॉलीगॉन क्या, एक क्वाड्रिलेटरल भाई पॉलीगॉन ही ड्रॉ कर देता है। यहाँ पे मैंने एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर दिया, समझ में आ रहा है? आराम से समझना, आराम से। अब क्या इस पॉलीगॉन में इंटीरियर साइड्स हैं? क्या है? इंटीरियर साइड्स हैं, मतलब कि साइड है क्या क्या इसके पास? इसके पास पहली बात सिंपल सा पॉलीगॉन है, क्वाड्रिलेटरल, इसको क्वाड्रिलेटरल बोल रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल। अब इसके पास क्या क्या है? इसके पास क्या क्या है? पहली बात, वो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि साइड्स क्या है? साइड्स, चलो नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी। ध्यान से समझना, चैप्टर का बहुत क्यूरिशियल पार्ट पे है। The most important part of this chapter, the most crucial part of this chapter, we are on that point. Okay, so kindly understand. So here we see clearly in this quadrilateral there is sides हमको पता है। अब कौन कौन सी साइड होती है? ए बी सी सी डी एंड डी ए साइड्स होती है। और क्या दिखाई दे रहा है? वर्टिसेस। मैंने बोला बहुत बढ़िया, वर्टिसेस क्या कहें? ए बी सी डी। क्या ये सारी वर्टिसेस हैं? क्या ये सारे वर्टिसेस हैं? हाँ यार हैं, बहुत बढ़िया। क्या ये सारे वर्टिसेस हैं? बोलो हाँ वर्टिसेस हैं। इसके बाद वर्टिसेस के बाद अब हम समझते हैं अबाउट और क्या दिखाई दे रहा है, और इसके एंगल्स दिखाई दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इसके एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, ANGLES एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। अब ये सारे इसमें एंगल्स हैं। क्या है इसमें? ये सारे एंगल्स हैं। समझ में आया क्वाड्रिलेटरल में? अब इस क्वाड्रिलेटरल में और क्या क्या चीज़ें हैं? इस क्वाड्रिलेटरल में और क्या क्या चीज़ें हैं? अब इसमें जो एंगल्स है, साइड्स है, कुछ इंटीरियर एंगल्स, अब इसमें एंगल्स पे ही हमको बात करनी है, एंगल्स की चर्चा करनी है इस चैप्टर में। तो चलो फॉर्मूलाज बनेंगे हमारे एंगल्स पे,
और डायगोनल्स पे एंड डायगोनल्स। अब क्या इसमें आपको डायगोनल दिखाई दे रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको दिखाई दिया होगा वो भाई सोच लो इस चैप्टर को फोड़ ही करेगा। क्या डायगोनल दिखाई दे रहा है? तिरछा बन गया, चिंता की बात नहीं रही। क्या यहाँ पे आपको डायगोनल दिखाई दे रहा है? कितने डायगोनल है? कितने डायगोनल है? हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर? AC BD, AC एंड BD। सो एक क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल्स होते हैं। कितने डायगोनल्स होते हैं? दो डायगोनल। अब कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बनाओगे उसमें दो डायगोनल्स होते हैं। कितने डायगोनल्स होते हैं? दो डायगोनल्स। अब हम एंगल्स और डायगोनल्स के बेसिस पे फॉर्मूलाज बनाते हैं। अब एंगल्स जो होते हैं वो दो टाइप्स में होते हैं। एक होते हैं इंटीरियर एंगल्स जो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर होते हैं, और एक होते हैं हमारे एक्सटीरियर एंगल्स। एक होते हैं इंटीरियर और एक होता है एक्सटीरियर। समझ में आया? अब इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। कहाँ होते हैं? इनसाइड द पॉलीगॉन बोल दो यार, इनसाइड द पॉलीगॉन। और जो एक्सटीरियर होते हैं वो कहाँ होते हैं? आउटसाइड द पॉलीगॉन, आउटसाइड द पॉलीगॉन। अब इंटीरियर एंगल्स क्या क्या हो सकते हैं? ABCD। अब आउटसाइड में नेमिंग करनी पड़ेगी, आउटसाइड में हो जाएंगे एंगल्स, आउटसाइड में एंगल्स बन जाते हैं, अब वो बात अलग है। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर समझ में आया? इतना समझ में आएगी। और डायगोनल्स हमको पता है, जो दो कॉमन नॉन कॉमन साइड्स को नॉन कॉमन वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं। डायगोनल क्या होते हैं? डायगोनल्स a line segment which join, जो ज्वाइन करते हैं AC मतलब कि टू नॉन, क्या लिखा जाए? टू वर्टिसेस नहीं, क्या लिखा जाए? दैट ज्वाइन टू एंगल्स, टू कॉमन वर्टिसेस, क्या लिखा जाए? टू साइड्स, टू नॉन कॉमन साइड्स, नॉन कॉमन साइड्स। ये एक साइड हो गई नॉन कॉमन, लेकिन साइड नहीं, नॉन एंगल ही लिखते हैं भाई, एंगल ही को ज्वाइन कर लेना। नॉन कॉमन आर्म्स नहीं, वर्टिसेस, नॉन कॉमन वर्टिसेस हो सकता है जो, बस सिंपल समझ लो भाई, इतना भेजा इंग्लिश में नहीं आता यार हमको, सिंपल सा केवल ज्वाइन कर रहे हैं दो नॉन कॉमन जो लाइन मिल रही है उनको। इतना समझ में आ ही गया होगा यार। वो था लाइट बढ़ाया था यार, लाइट, आई होप लाइट का थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा तुमको। अब क्लियर है क्या? अब क्लियर है क्या? नाउ इट इज क्लियर और नॉट? अब इतना समझ में आया क्या होता है? हम इनसे फॉर्मूलाज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फॉर्मूलाज। तो इसमें इंटीरियर एंगल समझ में आ गया, एक्सटीरियर समझ में आ गया, तो मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले निकालता हूँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब इसका रटा रटाया फॉर्मूला है सिंपल सा, n माइनस टू इज इक्वल्स टू, just one second, दो मिनट रुकना यार। हाँ तो अब ध्यान से देखना, क्या लिखना? ध्यान से ना, इधर लाइट बढ़ाते रहो, रुक जाओ। अब देखो, अब यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इसका सिंपल सा फॉर्मूला था n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड। जहाँ जहाँ n दिखेगा वहाँ पे समझ जाना नंबर ऑफ साइड्स, वहाँ पर समझ जाना कि वो क्या इंडिकेट कर रहा है? वो इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ साइड्स। अब जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे उससे मल्टीप्लाई करो 180 को। तो ये किसमें, ये किसकी बात हो रही है? ये ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन की बात हो रही है, ना कि इरेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन में दिया होगा तो ऐसे निकाल देंगे,
इसमें मैंने क्वाड्रिलेटरल, अब क्वाड्रिलेटरल से एग्जांपल लेते हैं। चलो क्वाड्रिलेटरल के पास कितनी साइड्स हैं? 4। तो क्या मैं नंबर ऑफ साइड्स के पास ये पुट कर दूँ और इंटू 180 कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये हो जाएंगे 2 इंटू 180 डिग्री, ये हो जाएगा कितना 360 डिग्री। अब टोटल इसके पास इंटीरियर एंगल्स कितने हैं? टोटल इंटीरियर एंगल्स कितने हैं? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स व्हाट? 360 डिग्री। अब यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। अब मैंने बोला चलो ठीक है, तुमने निकाला क्या? इंटीरियर एंगल। अब तुम्हें पता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन का, हम यहाँ पे केवल रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं। अब कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है, उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमेशा एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री होता है। क्योंकि भाई कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन बनाया क्लोज कर, ध्यान समझिए ध्यान से, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन मान लो ये मैं बनाया तो किससे बनेगा? क्लोज्ड फिगर है ये, और सिंपल क्लोज्ड है। तो जैसा भी कोई भी क्लोज फिगर होगा उसको अगर एक बार घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, मान लो सर्कल है तो एक बार वो ऐसे ऐसे घूमता है। मान लो मैंने रेक्टेंगल लिया है तो वो भी उसके पूरे, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट, फिर यहाँ पे, तो यहाँ से घूमना शुरू किया, फिर यहाँ पे घूमा, फिर यहाँ पे घूमा, फिर इधर घूम कर फिर इसी लाइन पे आ गया जहाँ से इसे शुरुआत की थी। तो इसका मतलब कि टोटल जब घूम रहा है तो कितना आ रहा है? एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री। अब ईच एक्सटीरियर एंगल किस निकालते हैं? एक एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं। अब मैंने बोला कि ये जो है तो इसमें इसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं तो सारे इस एक्सटीरियर एंगल ये सबको जब सम कर देंगे तो 360 आएगा, ठीक है। लेकिन एक का क्या हुआ? सब में एक ना एक का तो अलग होगा ही। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, इसी पे चलो करते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है सिंपल सा है, 360 में से 360 डिग्री में से n को डिवाइड करो, 360 डिग्री में से n को डिवाइड करो। अब जैसा कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसके पास कितने साइड्स हैं? 4 से डिवाइड करूँगा आ जाएंगे 90। इसका मतलब इसका हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना है? 90 डिग्री। वैसे एक पेंटागन चलो हेक्सागन के एग्जांपल लेते हैं। हेक्सागन कैसा है? रेगुलर हेक्सागन। इसके पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? 6 साइड होती है। इसको पुट करो फॉर्मूला में, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 डिवाइड किया आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब कि एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 60 डिग्री 60 डिग्री। अब हमने यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाला, तो अब एक इंटीरियर एंगल कितना होगा? ये भी चलो निकाल लेते हैं। ये चौथा फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, ईच इंटीरियर एंगल, इसका फॉर्मूला होता है 180, इसका फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। जैसा कि यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री है तो इसका ईच, अब इस क्वाड्रिलेटरल का एक इंटीरियर एंगल क्या होगा? इस क्वाड्रिलेटरल का एक इंटीरियर एंगल क्या होगा? जब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दिया तो सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया हमने 90 डिग्री, तो इसका इंटीरियर एंगल हो जाएगा 190 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब कि ये भी 90, ये भी 90, चारों 90, तो दोनों लगे 360 इंटीग्रेट कर लिए। अब लास्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बनता है नंबर ऑफ डायगोनल्स, किसका? नंबर ऑफ डायगोनल्स, जो होता है n-3/2। जैसा कि यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स 4 है तो 4 मैंने यहाँ पे लिखा, फिर 4-3/2, ये कितना आ गया? 4 ब्रैकेट में 1/2, 2 से 2 का मल्टीप्लाई किए 2 डायगोनल्स, कितना आ गया हमारा आंसर? 2 डायगोनल्स। टोटल के टोटल इसमें 2 डायगोनल्स होते हैं। वही अगर बात की जाए ट्रायंगल के केस में, ट्रायंगल में कितने नंबर ऑफ साइड्स होते हैं? n कितना होता है? n यहाँ पे 3 होता है, 3 पुट करेंगे, चलो 3 माइनस 3/2, अब डिवाइड करो, इधर मल्टीप्लाई करके निकालेंगे आ जाएगा 0/2, इससे करें 0 डायगोनल्स। इसका मतलब कि इसमें
एक भी डायगोनल्स नहीं होता है। इसमें कितने होते हैं? 0 डायगोनल्स। इतना समझ में आ गया? फॉर्मूला हमने सर्च कर दिया, मैंने फॉर्मूलाज को, सारे फॉर्मूलाज को समझ लिया। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। इतने ही फॉर्मूलाज हमने किए, तो नोट करो। अब हम सॉल्व करते हैं मास्टर क्वेश्चंस। अब हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? मास्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मास्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलो अब मास्टर के इम्पोर्टेंट सवालों को करते हैं। पहला सवाल है कि नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे एक रेगुलर पॉलीगॉन में? व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद द सम ऑफ एंगल्स एज 2520 degree? Okay, so here we have to find the n निकालना है, and what is given? Sum of angles. Sum of angles. अब sum of angles है तो 2520, इसका मतलब एक्सटीरियर तो करा नहीं होंगे, एक्सटीरियर तो होंगे ही नहीं, क्योंकि एक्सटीरियर का होता है 360 डिग्री, हम सबको पता है। सो हियर इट इज गिवन 2520 डिग्री। ओके, एंगल्स। अब ये कैसे एंगल्स है? इंटीरियर एंगल्स। अब सॉल्यूशन करना है भाई कॉपी में क्या करना है? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के मेथड से करना। अब यहाँ पे बोल मत देना कि n है तो चलो n निकाल के लिखना कि लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी x। लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी x, x मान लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, sum of all interior angles, sum of all interior angles is equals to कितना दिया है? 2520 डिग्री। अरे यार क्या दे दिया, ध्यान समझो। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का वैल्यू क्या होता है? n - 2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन शुरू होता है। क्या शुरू होता है? तुम्हारा क्वेश्चन शुरू होता है। n - 2 अब इसको इधर भेजोगे तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? डिवाइड से मल्टीप्लाई। अरे मारूंगा, बहुत मारूंगा। मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई। 180 ये लगाए जो अपनी कैलकुलेशन कर रहा है। इससे कटा 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 12, 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 2। अब यहाँ पे n यहाँ -2 इधर -2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 14 + 2। नाउ n इज इक्वल्स टू 16। n नहीं भाई, x लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी x। ओके, 16 साइड्स हो गया, निकल गया आंसर, यही तो था। अब अगर तुमको पूछे, एक और सवाल है दिया है, इसमें पूछ रहा है कि ईच एक्सटीरियर एंगल दिया है। अच्छा, ईच एक्सटीरियर एंगल दिया, भूल गए। हाँ, और नंबर ऑफ साइड्स बताना। ईच एक्सटीरियर एंगल दिया है। ईच एक्सटीरियर angle is 120 degree. Now you have to find n। अब लेट कर देना है यहाँ पे, x लेट कर देना है यहाँ पे, पहला स्टेप में डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से कर रहा हूँ। ईच एक्सटीरियर एंगल यहाँ प्लीज इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय n। ये होता है x माने तो x लिख लेते हैं, पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चल रहा है भाई, तो हम ये लिखने के लिए 120 डिग्री जो दिया है, ये क्या हो जाए 360 डिग्री बाय x इज इक्वल टू 120। नाउ x इज इक्वल टू, चलो मैं एक स्टेप ज़्यादा बढ़ गया, आराम से चलते हैं। 360 इज इक्वल टू x इंटू 120 डिग्री, मतलब x इज इक्वल टू 360 बाय 120
कट गया, एक्स का वैल्यू आ गया 3 साइड्स। क्या आंसर आ गया हमारा? क्या पे हमारा आंसर आ गया? हाँ आ गया, बहुत बढ़िया। है ना? अब देखो यहाँ पर आए तो समझ में आ गया होगा क्या हुआ यहाँ पे, हमारा क्या कहानी चल रहा था हमारे साथ। अब इसके बाद एक और सवाल आता है, सिंपल सिंपल बहुत, मतलब कि मैं बोलूँ तो बहुत बेकार, मतलब कि उटपटांग, मतलब बेकार से बेकार सवाल। इनसे बेकार होती सवाल आज तक जिंदगी में नहीं देखा है ना। एक और सवाल, उससे पहले 2 मिनट रुकना। भाई टारगेट 100/100 है, टारगेट में 100/100 है। अब तीसरा सवाल बोल रहा है कि यूज इंटीरियर एंगल। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स whose interior angle measures, whose interior angle measures। अब इंटीरियर लिखा है, ईच इंटीरियर एंगल दिया है, ईच इंटीरियर एंगल दिया है, तो वो क्या है? 108 डिग्री, 108 डिग्री इज द ईच इंटीरियर एंगल एंड वी हैव टू फाइंड n नंबर ऑफ साइड्स। अब x मान लेते हैं चलो, या फिर n ही मान लेते हैं चलो। अब भाई ईच इंटीरियर एंगल, अब नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालते हैं? कि तो मास्टर ने पढ़ाया ही नहीं। तो मैंने बोला कि तुमको ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला पता है? तो तुमने बोला हाँ ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला पता है, जो 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर होता है। अब क्या मैं एक्सटीरियर निकाल लूँगा? अब यहाँ पे इंटीरियर दिया हुआ है, इंटीरियर दिया हुआ है, एक्सटीरियर नहीं दिया, एक्सटीरियर निकाल लूँगा, उसका 365 एनुअल वैल्यू पुट करके मैं आंसर निकाल लूँगा। क्या मैं आंसर निकाल लूँगा? तो चलो ये सवाल इंपॉर्टेंट है भाई। मास्टर का क्यूटी सवाल बोलो यार, ये इसको मास्टर है, तुमको क्यूटी सवाल बोलो। मास्टर का क्यूटी सवाल है, एकदम मास्टर क्यूटी सवाल। अब देखो बढ़िया से पढ़ूंगा भाई, क्योंकि इसके एग्जाम में आने के 95% चांस है, कितने? 95% चांस है। और देखो यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n, नंबर ऑफ साइड्स बी n। नंबर ऑफ साइड्स क्या दिया है? n दिया है। क्या दिया है? नंबर ऑफ साइड्स n निकालना है, मैंने माना है, दिया नहीं है। देगा तो हम तो राजा हो जाएंगे। हम 12 भाई, 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का नहीं है, कूदो मत। 100 नंबर का सवाल क्वेश्चन पेपर आएगा नहीं दई यार। 80 नंबर का पेपर आएगा मैथ्स का, 20 नंबर इंटरनल। बढ़िया से पढ़ ले डिसिप्लिन में। तो यहाँ पे ध्यान से समझ, ध्यान से समझ। यहाँ पे n हमने माना है, n नहीं दिया है, n निकालना है। हमको पता है, तुम बोले भैया जी हमको सब पता है, हमको सब पता है, हमको पता है क्या निकालना है, आप बताइए मत हमको। बताऊंगा निकाल दोगे? चल देखो, 2 चीज है यार, 2 फॉर्म लगेंगे। पहले तो तुमको लिखना है कि लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n। हम ठीक है यार, नंबर ऑफ साइड्स को मैंने n मान लिया। उसके बाद हमको ईच इंटीरियर एंगल दिया है, सो ईच इंटीरियर एंगल दिया है, तो क्या मैं इंटीरियर एंगल शुरू करूँ? चल लिख देते हैं यार, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 108 डिग्री, 108 डिग्री। Therefore we need to find exterior angle first, exterior angle। अब exterior angle कैसे निकलता है? exterior angle निकल जाएगा is equals to 180 minus 108, 10 8 का 2, ये हो जाए 772 डिग्री। अब ये नंबर ऑफ साइड्स नहीं है, ये ईच इंटीरियर एंगल निकला है। अब इंटीरियर एंगल निकला है ना,
इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है, एक्सटीरियर एंगल निकाला है, समझो। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ साइड्स, सिंस ईच एक्सटीरियर एंगल लिख लेना इसको इज इक्वल टू 360 नहीं 72 डिग्री, 360 डिग्री बाय n इज इक्वल टू 72 डिग्री। नाउ 360 इज इक्वल टू n, ऐसे सॉल्व करके निकाल दो आंसर। आंसर निकलेगा ऐसे 360 डिवाइडेड बाय 72 2180। चलो 9 से करते हैं, 9 से करते हैं, 9 8 जा 72, 9 4 30 985। सो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे 5 साइड्स। ये मास्टर क्यूटी सवाल है, ये एग्जाम आने का बहुत प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी अगर 10 में से मैं इसको चांस दूँ तो इसके 9 चांस है आने के, बाकी सब तो आए ना, लेकिन ये तो आएगा यार। इसलिए ये जो जिसको बोलते हैं ना बेकार बेकार सवाल वही आता है, इतना बात हमेशा याद रखना। इसलिए बुक का एक पार्ट, एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, मतलब जो जितना देखा ही ना हो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ठीक है यार। अब आए हो कितना समझ में आ गया होगा। इसके बाद ध्यान से समझना, इसके बाद क्या है, इसके बाद एक सवाल आया था यार, आई होप ऐसे पेंटागन बना था, ये कैसे पेंटागन बना था। हमको निकालना है और यहाँ पे दिया है एक्स डिग्री, बोला फाइंड एक्स डिग्री। मैं बोला ये कैसे निकलेगा, तो सॉल्यूशन भाई मैंने इसको इतना मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नोट कर लो इसको, हैशटैग क्यूटी सवाल बोल लो, हैशटैग क्यूटी एक्स डिग्री, ध्यान से समझो। सॉल्यूशन में निकालना है हमको सॉल्यूशन, तो देखो ध्यान से देखना, ध्यान से एकदम आराम से एक्स डिग्री निकालना है। अब क्या मैं पहले इसका एक्सटीरियर निकाल दूं, क्या मैं इसका एक्सटीरियर निकाल दूं, इसका इंटीरियर निकाल दूंगा, बात खत्म दिमाग में। और तो ये देखो ईच शुरू से लिखते हैं, इन द above mentioned figure, in the above, नहीं स्ट्रीम था बढ़िया नाम पड़ेगा, टीचर जल्दी साइन कर दिया, 3 नंबर सवाल 3 नंबर मिल जाए, बहुत बढ़िया। हम लिखते हैं पहले कि क्या स्ट्रीम बनाया जाए, we have to find x डिग्री ना। हम लिखते हैं ईच इंटीरियर ईच एक्सटीरियर एंगल, in the above picture the number of sides are in the figure number of sides are 5 sides, are 5 sides, 5 साइड दिए हैं। In the figure there are 5 sides, है ना। Each exterior angle is equals to 360 degree by n. Now 360 degree by 5 is equals to 72 degree। क्या आ गया, क्या आ गया, each exterior angle आ गया। Since to find each interior angle, to find the value of x, to find the value of x,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब कि इंटीरियर एंगल निकालना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स मीन्स की एक्स, ओके ऐसे लिख लेना, each interior angle, so here each interior angle will be 180 degree minus exterior angle, so 180 degree minus exterior 72 is equals to 108 degree। इसका मतलब कि x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया, 108 डिग्री आ गया, निकल गया, सॉल्यूशन आ गया। अब क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल सम प्रॉपर्टी सबको पता होना चाहिए, यहाँ पता है कि अगर ये एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके पास ए बी सी डी होंगे, क्या होंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा एंड डी होगा। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। समझ में आया, 360 डिग्री होता है। आई होप इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, अब ध्यान से समझो। चलो अब इसी पे कुछ बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चलो उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा जो बोलता है कि द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 145 डिग्री। 2 मिनट रुकना है। क्या दिया, मैं यहाँ पॉइंट दे देता हूँ। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 145 डिग्री। 145 डिग्री। Other two angles are in ratio 2:3. Find angles. बुलाओ एंगल निकालो। तो मैंने बोला ठीक है एंगल निकालते हैं हम, बहुत बढ़िया। अब क्या मैं एक क्वाड्रिलेटरल का फिगर बना दूं जिससे आसानी हो तुम्हें सॉल्व करने में। मैंने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का सिंपल सा आसान सा मजे वाला फिगर बना लिया। क्या बना लिया, एक फिगर बना लिया। आई होप तुम्हें समझ में तो आ ही रहा होगा, नॉट एट ऑल डाउट। एक क्वाड्रिलेटरल का फिगर बना लिया, थोड़ा कुछ बड़ा बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बोला सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, सम ऑफ टू एंगल्स ना, सम ऑफ टू एंगल लगाना, टू एंगल्स, दो एंगल्स का जो सम है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर। सॉल्यूशन, दो एंगल्स जो है उनका जो सम है 145 डिग्री है। लेट से एंगल ए एंड एंगल बी, इनका जो सम है, या फिर एंगल बी मान लीजिए, एंगल बी का जो सम है, इन दोनों का सम जो है ऊपर को समझो वो 145 है, और ये दोनों जो है ये 2:3 फॉर्म है। तो सबसे पहले लिखना है इन अ quadrilateral ABCD, in a quadrilateral ABCD, the sum of two angles are 145 डिग्री। जो सम है दो एंगल्स का वो कितना है, 145 डिग्री। It is 145 degree. Other two angles are in ratio 2:3. Let the other two angles be 2x and 3x। तो इसको मैं बोल देता हूँ 2x
and 3x. So according to the question, angle some property of a quadrilateral, angle some property of, मैं क्वाड्रिलेटरल फिगर बना देता हूँ, क्वाड्रिलेटरल लिख लेना, एग्जाम में ऐसे मत करना, क्वाड्रिलेटरल लिख लेना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यहाँ ब्रैकेट डाल लीजिए क्या, so टू एंगल्स आर लिखना है, उसका लिखना एन, so टू एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 145 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन दोनों का दिया है 145 डिग्री प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 5x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 145 डिग्री, डिग्री मत लिखो अभी, x इज इक्वल टू 10/5, 5 4 कट 1 2 1 5 कटा 43 डिग्री। अब बोल रहा है एंगल निकालो, सो रिमेनिंग एंगल जो है, रिमेनिंग एंगल्स नहीं लिखते हैं, नाउ फाइंडिंग एंगल्स, नाउ फाइंडिंग एंगल्स, क्योंकि वो सारे एंगल नहीं लिखते हैं क्योंकि ना एक पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी भी नहीं पता, एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल। एंगल C इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 243 इज इक्वल्स टू 86 डिग्री। एंगल D इज इक्वल्स टू कमेंट बॉक्स, एंगल D इज इक्वल्स टू कमेंट बॉक्स में पिन करो आंसर। नहीं किया जिसने, मैं समझ जाऊंगा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिसने नहीं किया उसका भाई 80 नंबर का पेपर होगा, उसका पक्का 60 से नीचे जाएगा, इसे पिन कर देना। देखना है, कब से बता रहा हूँ यार, मैं 1 घंटे से लगा हुआ हूँ, लगभग कितने मिनट हो गए, देखने दो। हाँ यार, हाँ 52 मिनट हो गए, 52 मिनट्स। एक और सवाल है, और कोई सवाल है क्या? हाँ बाकी तो यार सिंपल सवाल है यार, तुम बना लो यार। एक सवाल है, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर दिस सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज दिस, फाइंड ऑल द एंगल्स। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, ऊपर से समझा दे रहा हूँ, जिसमें ए बी सी डी है, जिसमें एंगल ए जो है लेट मान लेते हैं 3x 2x एंड x, और इसमें दिया ही नहीं। सो अकॉर्डिंग टू द एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, हमको सारे एंगल्स निकालने हैं, तो मैं इसको y पे लेट करता हूँ, क्या कर लेता हूँ, लेट y। और इसमें एक ट्विस्ट, एक सवाल में बोल रहा है कि द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट ये और ये, मतलब 3x प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 4, 4 4 जा 16, 1645। इसका x का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। अब पुट कर ले आया यहाँ पे 3x, तो यह 3 45, 35 जा 15, 15 1 45 135, 2x सॉरी x ना, x का वैल्यू दिया ही है 45 डिग्री। अब ये तो दिए हैं, और सवाल में बाकी, और y का वैल्यू निकाल लो यार, y का वैल्यू। अब x दे दिया तो x को तो मैं यहाँ भी पटक सकता हूँ ना, और यहाँ पे निकाल दी हो जाए 90 डिग्री। अब इन सबको प्लस करेंगे तो टोटल हो जाएगा 270 डिग्री, और 270 को 360 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 0 15 8 80 डिग्री। 80 आएगा क्या, 80 नहीं आएगा यार, 80 नहीं आएगा, 16 माइनस 7 90 डिग्री। अब ये आ गया हमारे किसका वैल्यू, y का वैल्यू। ये सिंपल सवाल है। और ये पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सबकी प्रॉपर्टी याद कर लो, इम्पोर्टेंट है। और क्या बच्चा, हाँ 10.3 का ओके, नो प्रॉब्लम, यस। मैं सिंपल सा चार्ट बना देता हूँ, पैरेललोग्राम देखे हो क्या, जो समझा ही देता हूँ, चार्ट का बनाया जाए।
चार्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर पिन कर दूंगा, ओके। मैं पोस्ट कर दूंगा उसको चार्ट को। अब देखो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इसको ऐसे लिखा जाता है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को ऐसे, मतलब कि कोई भी एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को थोड़ा सा टिल्ट कर दो, रेक्टेंगल क्या होता है टिल्ट कर दो, तो एरिया भी इसका ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा कम होगा। इसको तुम देख लेना, देखो एरिया का जो है वो मेंस्ट्रुएशन के चक्कर में इतना समझ लो कि ये क्वाड्रेट रेक्टेंगल है, जो उसमें समझाऊँ, बढ़िया समझाऊँ, काजू कतली का एग्जाम्पल बस मुझे पैरेललोग्राम जो रेक्टेंगल कर देते तो पैरेललोग्राम। और इतना बात क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक छोटा सा एक माइनर जो समझ लो मैं जा रहा हूँ। ये है क्या, क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का यार तुमको अच्छे से समझना पड़ेगा ये वाला पॉइंट। क्वाड्रिलेटरल जो होता है ना, क्वाड्रिलेटरल के कितने बेटे होते हैं, 3 बेटे। कितने बेटे, 3 बेटे होते हैं, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम एंड देन रोम्बस। और पैरेललोग्राम के भी 3 बेटे होते हैं। वही जेनेटिक्स चला गया यार, क्वेश्चन पढ़ा हूँ, जाके देख लेना ध्यान से। अब इस पैरेललोग्राम में क्या हो गया, इसके भी 3 बेटे हो गए। कौन कौन से, रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्क्वायर और क्या हो गया, रोम्बस, रोम्बस। अब इन सारी प्रॉपर्टीज को हम डील करते हैं अगले क्लास में। ऑलमोस्ट कितने टाइम हो गया यार, ऑलमोस्ट 1 घंटे हो गए, 3 मिनट बचे हैं। पैरेललोग्राम समझ सकते हैं। चलो पैरेललोग्राम में क्या है, जैसे कि जो रेक्टेंगल को टिल्ट कर देते हैं तो इसके पास ए बी सी डी मानते हैं, ओके। अब देखो इसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स, मतलब कि जो ए बी है और सी बी है, ये ऑल आर पैरेलल। क्या होता है, पैरेलल। पहला एग्जांपल साइड्स पे देखते हैं, तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दूसरा हो जाएगा ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तीसरा हो जाएगा ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स या फिर बोलो तो एडजेसेंट कंसेक्यूटिव, 2 कंसेक्यूटिव एंगल्स, या फिर एडजेसेंट बोलो, एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री, मतलब सप्लीमेंट्री। अब ये सारे हमारे पैरेललोग्राम के पॉइंट्स होते हैं। इतना तो हमने डिस्कस कर लिया। अब अगले लेक्चर में डिस्कस पार्ट 2 आएगा, क्वाड्रिलेटरल का, उसमें डिस्कस किया जाएगा। सो तब तक लिए बाय बाय, क्योंकि भाई टाइम हो गया था एंड डेट्स वाई पार्ट 2 हमको रखना पड़ा। तो फिर बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।